प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले, त्योहार। विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन 2023 कर्नाटक के बेंगलुरु में 25 से 28 सितंबर 2023 के बीच 5वें विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन WCC का आयोजन किया जाएगा। यह पहली बार है जब भारत इस कॉफ़ी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सम्मेलन वैश्विक कॉफ़ी क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए 80 से अधिक देशों के उत्पादकों, क्यूरर्स, रोस्टर्स, निर्यातकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को साथ लाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 27 से 28 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2023 के लिए इस कांग्रेस की थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इस कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक 12 जुलाई 2023 को कोलंबिया के कार्टाजेना में विश्व चुनाव निकाय संघ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि दल का नेतृत्व देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। वर्तमान में दुनिया के लगभग 119 देश के चुनावी प्रबंधन निकाय इसके सदस्य हैं। AWEB की स्थापना अक्टूबर 2013 में दक्षिण कोरिया के सियोल में की गई थी। वर्ष 2023 की बैठक की थीम थी अ ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शन 2023। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 20 से 21 जुलाई 2023 को वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों सहित 40 देशों के खाद्य नियामकों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों, बेहतर नियामक ढांचे और दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के प्रावधान पर विचार विमर्श किया। शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य था, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों से निपटने में वैश्विक एकता और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। सेमीकॉन इंडिया 2023 गुजरात के गांधीनगर में 25 से 30 जुलाई 2023 तक सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को तेजी देने के उद्देश्य से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। एशिया पेट्रो केमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 18 से 19 मई 2023 को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, भारत सरकार के सहयोग से केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा किया गया। वर्ष 2023 के इस सम्मेलन की थीम थी अशरिंग इन सस्टेनेबल फ्यूचर। G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन 2023 भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन 2023 18 मई 2023 को दमन दीव में आयोजित की गई। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था एक समता मूलक समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 29 से 30 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में किया गया। विश्व वेद परिषद एवं परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित सम्मेलन में आधुनिक समय में वेदों की प्रासंगिकता एवं महत्व के बारे में चर्चा की गई। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक 2023 G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक 23 से 25 मई 2023 को मुंबई में आयोजित की गई। इसकी पहली बैठक अप्रैल 2023 में गांधीनगर में हुई थी। 22वीं
विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023। 16 से 20 जुलाई 2023 के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा UKM की मेजबानी में 22वीं विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस कांग्रेस की थीम थी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड अ कार्बन फ्री फ्यूचर। 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। 5 से 15 जून 2023 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 बॉन जर्मनी में आयोजित किया गया। बॉन जलवायु सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान हासिल किए गए परिणामों और सफलताओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने का एक उपयुक्त अवसर था। यह सम्मेलन इस वर्ष के अंत तक संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित COP28 सम्मेलन में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। IIAS 2025 सम्मेलन। भारत फरवरी 2025 में कोच्चि, जो कि केरल में है, में 2025 IIS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसका विषय नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल है। 14 जून 2023 की बैठक में IIAS की प्रशासन परिषद की प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव V श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भारत के इस निर्णय से अवगत कराया। IIAS के 2025 के वार्षिक सम्मेलन में 30 सदस्य देशों, 18 राष्ट्रीय अनुभागों और सदस्य देशों के 50 से अधिक IIAS विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक प्रशासन संस्थानों द्वारा भाग लिया जाएगा। 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 22 से 23 जून 2023 को इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस द्वारा 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में आयोजित किया गया। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मुंबई में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन। नई दिल्ली में 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कंबोडिया और वियतनाम सहित 10 आसियान देशों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार करना है। G20 की तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक 31 मई से 2 जून 2023 तक भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ILO मुख्यालय में तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में G20 के सभी सदस्य देशों, 9 अतिथि देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 78 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह बैठक भारतीय राष्ट्रपति द्वारा चुने गए EWG 2023 के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों, वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, दूसरा गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा, तीसरा सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण पर आयोजित की गई। G20 का विज्ञान G20 सम्मेलन 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने की। सम्मेलन में G20 देशों, आमंत्रित राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
जिससे वैज्ञानिक साक्षरता, नवाचार और ज्ञात सूचनाओं पर निर्णय लेने में आसानी होगी। G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक 19 जून से 22 जून 2023 तक G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की भागीदारी से गोवा में हुई। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्रूज पर्यटन के बारे में बैठक के प्रथम सत्र को संबोधित किया। इस बैठक में क्रूज पर्यटन को स्थायी और जिम्मेदारीपूर्ण यात्रा का मॉडल बनाने के उपायों पर विचार किया गया। G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक 22 से 24 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई। इसकी पहली बैठक कक्ष के रण गुजरात तथा दूसरी बैठक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई थी। AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 6 से 7 जुलाई 2023 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में 51 रोबोटों ने हिस्सा लिया, जिनमें 9 ह्यूमैनॉइड थे। इसमें कई ने सम्मेलन में वक्ता के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में कुल 183 देशों के 3000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे, जिसमें अमेजन और गूगल के प्रतिनिधि भी थे। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हाल ही में हुई प्रगति और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ICGH का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 से 7 जुलाई 2023 को किया गया। सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ भागीदारी में किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। L20 शिखर सम्मेलन श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 देशों की पहल L20 को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पटना में 21 से 23 जून 2023 को संपन्न हुआ। सभी के लिए विशेष असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला रोजगार पर विशेष रूप से चर्चा इस शिखर सम्मेलन में की गई। L20 के अध्यक्ष व भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पांड्या ने के अनुसार विश्व में 94% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तथा महिला कामगारों का प्रतिशत 32% है। L20 में G20 देशों के श्रम संघों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत L20 की स्थापना बैठक का आयोजन भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में 18 से 20 मार्च 2023 को अमृतसर में किया गया था। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त मेजबानी में 20 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वाले लगभग 30 देशों के 170 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस पर हाल ही में आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष के जटिल मुद्दे से निपटना है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान हुआ है और मानव और पशु दोनों को नुकसान हुआ है। ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित इस सम्मेलन में पारिस्थितिकी, पशु व्यवहार, मनोवैज्ञानिक, कानून, संघर्ष विश्लेषण, मध्यस्थता, शांति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। SCO पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक 17 मार्च 2023 को काशी वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में काशी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। बैठक में ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एससीओ स्पेस इन 2023 की कार्य योजना को स्वीकार किया गया। पर्यटन प्रशासन के एससीओ प्रमुख की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो आईटीबी बर्लिन 2023। आईटीबी बर्लिन 2023 का आयोजन 7 से 9 मार्च 2023 को ओपन फॉर चेंज नारे के साथ जर्मनी में आयोजित किया गया। महामारी के कारण व्यापार मेले पर 3 साल तक प्रतिबंध था। आईटीबी बर्लिन 2023 का आधिकारिक मेजबान देश जॉर्जिया रहा। आईटीबी बर्लिन 2023 को पर्यटन उद्योग क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा वार्षिक व्यापार मेलों में से एक माना जाता है। आईटीबी बर्लिन 2023 के अनुसार 60+ देशों के 10,000 से अधिक प्रदर्शक और लगभग 1,60,000 व्यापार आगंतुक ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आईटीबी बर्लिन 2023 यूरोप के निर्माताओं को जोड़ेगा, जिससे उन्हें नए बाजारों को विकसित करने और प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। आईटीबी 2023 में देश, टूर ऑपरेटर, वाहक, होटल और कई अन्य पर्यटन कंपनियां नवीनतम यात्रा रुझानों को प्रस्तुत करने के लिए रेडियो टावर पर प्रदर्शनी हॉल में एकत्रित हुए। आईटीबी बर्लिन 2023 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत मेले में हिस्सा लिया। अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत मेले में हिस्सा लिया। इस व्यापार शो में टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल एंड एंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में, कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन एवं सिल्वर स्टार जीता। विज्ञान प्रौद्योगिकी। कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट भारतीय को। उत्तराखंड के डॉक्टर अरविंद सिंह रावत और उनकी शोध टीम ने मलेशिया में सेमीकंडक्टर चिप पर ट्रांसफार्मर का आविष्कार कर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट जुलाई 2023 में प्राप्त किया। उन्होंने इस आविष्कार का पेटेंट अपने सहयोगी शोधार्थी मलेशिया के डॉक्टर जगदीश्वरन एवं डॉक्टर सिल्वा कुमार तथा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया के साथ मिलकर दर्ज कराया। डॉक्टर अरविंद ने बताया कि यह चिप पर सबसे नए आकार एवं न्यूनतम क्षेत्रफल का ऑन चिप ट्रांसफार्मर है, जो आने वाले समय में 5G, 6G, टीवी, दूरसंचार, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर एवं अन्य सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की दक्षता बढ़ाएगा। मोबाइल समेत अन्य स्मार्ट उपकरणों में ऑन चिप सेमीकंडक्टर ट्रांसफार्मर का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मुख्यतः वोल्टेज लेवल को परिवर्तित करने, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस संचालित करने में विशुद्ध बाधा रहित डीसी करंट प्रवाहित करता है। वायरलेस दूरसंचार में चिप पर बने ट्रांसफार्मर पर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है, इसीलिए कोई भी देश इस आविष्कार का प्रयोग कर सकता है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। अभी तक सेमीकंडक्टर चिप के लिए विश्व भर की निर्भरता चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया पर है। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन 20 अप्रैल 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया। यह ड्रोन ओडिशा स्थित स्टार्टअप बोनवी एरो द्वारा निर्मित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी के पूर्वी कमान के तवांग में 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर 50 किलोग्राम कार्गो ले जाने वाले इस RMOO-1 इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। बोनवी एरो AICCV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा और नीति आयोग समर्थित उद्यम है, जो कार्गो परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाता है। विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा 27 अप्रैल 2023 को पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण किया गया।
सारा स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरे का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगी। यह सुविधा ग्राहकों को अपना सामान 24 घंटे पहले और अपनी उड़ान से 4 घंटे पहले तक हवाई अड्डे पर छोड़ने की अनुमति देता है। यह सुविधा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC के ICD ब्रुक फील्ड प्लेस में शुरू की गई है। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन उड़ीसा के संबलपुर स्थित वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हुई स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है। इसका उपयोग रक्षा चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। स्काई हॉक लगभग 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेके उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल रसायन और थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीकी से भी लैस है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा के कारण इसे किसी भी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे किसी भी क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है। यह ड्रोन IP67 रेटेड है। इसे NAV-1C प्लस GPS नेविगेशनल सैटेलाइट के कॉम्बिनेशन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यह अपनी मुख्य गति में 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है। भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर प्रमुख TAFE और IIT कानपुर ने सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए भारत के पहले 100% डाईमिथाइल ईथर DME संचालित ट्रैक्टर या वाहन का निर्माण किया है जो मानक डीजल इंजन की तुलना में उच्च तापीय क्षमता रखता है, साथ ही इससे काफ़ी कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। IIT कानपुर के डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और प्रोफेसर तरुण गुप्ता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इम्प्रिंट 2 पहल के तहत इस परियोजना के लिए रुपये 1.60 करोड़ मंजूर किए हैं। जापान, अमेरिका, चीन, स्वीडन, डेनमार्क और कोरिया सहित कई देश पहले से ही अपने वाहनों हेतु इसका प्रयोग कर रहे हैं। स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सो स्केलेटन विकसित किया है। भारत वर्तमान में देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए इन रोबोटों को अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड से आयात करता है। स्वदेशी रोबोट और पहनने योग्य एक्सो स्केलेटन को DRDO लैब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट R&DE पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी DEBEL बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया है। स्वयं रोबोटिक्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक MD विजय R सीलम ने बताया कि चौगुने रोबोट 4 पैरों वाले रोबोट हैं जो असमान और ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए लेह में जहां सैनिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में नेविगेट करना पड़ता है, इन रोबोटों का उपयोग किया जा सकता है। ये रोबोट आतंकवादी गतिविधियों और अन्य असुरक्षित स्थानों की पहचान करने और देश के किसी भी हिस्से से निगरानी किए जा सकने वाले दृश्यों को कैप्चर करने में भी सक्षम हैं। ये रोबोट 25 किलो पेलोड ले जा सकते हैं और सैनिक के साथ चल सकते हैं। इन रोबोटों का उपयोग परमाणु संयंत्रों और अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में प्रथम देश की पहली स्थानीय रूप से डिज़ाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन के 2023 के अंत तक चलने की घोषणा की है। इन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका से शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 तक चलेगी और कालांतर में इसे अन्य स्थानों पर विस्तारित किया जाएगा। हाइड्रोजन से
संचालित इन ट्रेनों को पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरॉन हिल रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा वाघई और मारवाड़ देवगढ़ मदरिया जैसे ऐतिहासिक नैरो गेज मार्गों पर चलाया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेनें पारंपरिक डीजल इंजनों की तरह हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का उपयोग करती हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परिवर्तित करके बिजली उत्पन्न करता है। इस बिजली का उपयोग ट्रेनों की मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है। डीजल ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेनें अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करती हैं। भारत की पहली सौर कार ईवा ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2023 में भारत की पहली सोलर से चलने वाली कार प्रदर्शित की गई। यह कार पुणे के स्टार्टअप कंपनी वेव मोबिलिटी द्वारा प्रदर्शित की गई। इस कार का नाम ईवा है। यह कार एक बार में चार्ज होने के बाद 210 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक चल सकती है। यह एक मिनी इलेक्ट्रिक कार है। ये बिजली की जगह केवल धूप से चार्ज होगी। इस कार को सोलर से चार्ज करने के लिए इसकी छत पर ही सोलर पैनल लगाया गया है। इस कार में 6 kW लिक्विड कूल्ड PMSM इलेक्ट्रिक मोटर और 14 kWh बैटरी दिया गया है। यह एक बार चार्ज होने के बाद 210 से 250 किलोमीटर तक चल सकती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। रमन 2 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन का 21 जुलाई 2023 को सफल परीक्षण किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC में लिक्विड थ्रस्ट टेस्ट फैसिलिटी LTTF परीक्षण रेंज में रमन 2 इंजन का प्रयोग किया गया, जिसे स्काई रूट ने 820 न्यूटन समुद्र स्तर और 1460 न्यूटन वैक्यूम बल उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया है। इसका सामान्य चैम्बर दबाव 8.5 बार एब्सोल्यूट है। इंजन में मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का प्रणोदक के रूप में उपयोग किया गया है। 10 सेकंड अवधि का यह परीक्षण कई लक्षित मानदंडों पर खरा उतरा। स्काई रूट रमन 2 इंजन को अपने प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के चौथे चरण में एकीकृत करना चाहता है। इससे पूर्व जून 2023 में स्काई रूट के क्रायोजेनिक इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया था। उल्लेखनीय है कि रॉकेट रमन 1 और 2 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन का उन्नत संस्करण है। भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन 1 इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा है। यह प्रक्षेपण यान अर्थात रॉकेट का इंजन है। यह प्रोपेलेंट अर्थात ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। भारत में GSLV और GSLV Mk3 रॉकेट में इस इंजन का उपयोग होता है। रमन 1 और 2 इंजन का किसी निजी कंपनी द्वारा इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में किया गया पहला परीक्षण है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम S का सफल परीक्षण किया था। संचार उपग्रह SATIRIA सतारिया 1 सफल प्रक्षेपण 18 जून 2023 को स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सतारिया SATIRIA-1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। सतारिया 1, जिसका नाम इंडोनेशिया गणराज्य का उपग्रह इंडोनेशियाई कंपनी PSN द्वारा इंडोनेशियाई सरकार के लिए संचालित किया जाएगा। $540 मिलियन मूल्य की इस परियोजना का उद्देश्य इंडोनेशिया के सबसे अलग थलग पड़े क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ना है। 4.5 टन के सतारिया 1 उपग्रह को थेल्स अनेमिया स्पेस द्वारा बनाया गया है।
यह अंतरिक्ष उपग्रह देश में कनेक्टिविटी समावेशन को बढ़ावा देने, स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित 1,50,000 सार्वजनिक सुविधाओं को निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करेगा। यह उपग्रह इंडोनेशिया के पूर्व पापुआ क्षेत्र के ऊपर कक्षीय स्लॉट में चक्कर लगाएगा। इसमें 150 गीगाबाइट प्रति सेकंड की थ्रूपुट क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम स्पेस की दूसरी उड़ान। अंतरिक्ष पर्यटन कराने वाली अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए दूसरी चार्टर उड़ान 9 दिन की यात्रा के पश्चात 30 मई 2023 को पृथ्वी पर वापस लौटी। सऊदी अरब के 2 अंतरिक्ष यात्रियों रियाना बरनावी व फाइटर पायलट अली अलकर्नी तथा 2 अन्य को लेकर स्पेसएक्स का कैप्सूल 30 मई को देर रात मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। इन यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट कैनेडी स्पेस सेंटर से 21 मई 2023 को उड़ान भरा था और 22 मई को यह कैप्सूल ISS से जुड़ा था। सऊदी के इन अंतरिक्ष यात्रियों में बरवानी स्टेम सेल्स रिसर्चर हैं तथा अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली सऊदी महिला हैं। इस उड़ान में जाने वाले 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों में एक उद्योगपति जॉन शाफ्नर व नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन हैं। मिशन गगनयान के सर्विस मॉड्यूल का सफल परीक्षण। 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के प्रस्तावित मिशन गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन SMP प्रणाली को इसरो ने 19 जुलाई 2023 को सफल परीक्षण किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इसका हॉट टेस्ट 250 सेकंड तक चला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि परीक्षण में 440 न्यूटन थ्रस्ट क्षमता के 5 लिक्विड अपोजी मोटर LAM इंजनों के साथ 100 न्यूटन थ्रस्ट क्षमता के सोलर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम RCS थ्रस्ट चलाकर परखे गए। मिशन को अंतरिक्ष में पहुंचाते समय यही LAM इंजन यान की मुख्य प्रोपल्शन शक्ति होंगे, तो वहीं RCS थ्रस्ट यान की सही ऊंचाई बनाए रखेंगे। यह SMP प्रणाली इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने डिज़ाइन, विकसित व साकार की है। वहीं सर्विस मॉड्यूल SM एक बाई प्रोपेलेंट आधारित प्रोपल्शन प्रणाली है। यह प्रणाली यान को अंतरिक्ष में भेजते समय पृथ्वी के परिक्रमा पथ की कक्षा इकाई कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया स्क्यूलराइजेशन, यान के कक्षा में प्रवेश का क्षण, परिक्रमा के दौरान नियंत्रण, बूस्ट मनूवर, गति कम करना और ज़रूरत में काम आने वाली SM आधारित अबोर्ट प्रणाली खतरे के वक्त अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन बचाने की प्रणाली के लिए सबसे अहम है। परीक्षण के प्रणाली प्रदर्शक मॉडल SDM में SM के तरल सर्किट की नकल की गई थी। इसमें प्रोपेलेंट टैंक फीड प्रणाली, हीलियम दबाव अनुकूल प्रणाली, नियंत्रण कंपोनेंट्स और उड़ान तरलीकृत थ्रस्ट भी शामिल किए गए। इसरो ने बताया कि मिशन के दूसरे चरण के परीक्षण में यह पहला हॉट टेस्ट था। एक हॉट टेस्ट में किसी इंजन को चलाने के लिए जरूरी सभी पक्षों को जांचा जाता है, उनकी क्षमता व यान के साथ उनका समन्वय भी देखा जाता है। भारतीय खगोलशास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नामकरण। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 7 जुलाई 2023 को एरिजोना USA में आयोजित क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 में लघु ग्रह 33928 का नया नामकरण भारतीय खगोलशास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर 2000 LJ27 रखा। शेखर भारत के प्रथम पेशेवर उल्का वैज्ञानिक हैं जो पेरिस की एक वेधशाला से जुड़े हैं। इनसे पूर्व 5 अन्य भारतीयों को भी यह सम्मान पूर्व में मिल चुका है। स्पेसएक्स रॉकेट से आयनमंडल की परत में हुआ अस्थायी छेद।
एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट ने पृथ्वी के पास मौजूद आयनमंडल में एक अस्थायी छेद कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अंतरिक्ष के किनारे पर मौजूद आयनमंडल आयंस कहे जाने वाले कणों से भरा होता है। आयनोस्फेयर का काफ़ी महत्व है क्योंकि यह संचार और नेविगेशन में प्रयोग होने वाली रेडियो तरंगों को मॉडिफाई करता है। इसमें छेद होने से जीपीएस सेवाओं पर असर पड़ सकता है। यूरोप का यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च। 1 जुलाई 2023 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए ने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एक स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। यूक्लिड आकाशगंगाओं का आकार प्रकार जानने के लिए एक विजिबल लाइट कैमरा और उनकी चमक व दूरी को मापने के लिए एक नियर इंफ्रारेड डिटेक्टर से लैस है। हालांकि इस तरह के वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करने वाला यह कोई पहला स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से अपने आप में असाधारण है क्योंकि इसके द्वारा अंतरिक्ष के एक विशाल हिस्से का निरीक्षण करने की योजना बनाई गई है। यूक्लिड आकाश के 1/3 से ज़्यादा भाग लगभग 100 अरब प्रकाशवर्ष के दायरे फैले में 1 अरब से ज़्यादा आकाश गंगाओं का अवलोकन करके ब्रह्मांड का एक विस्तृत त्रिविमीय मानचित्र 3D मैप तैयार करेगा। ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है और वे आकाश गंगाएं भी पृथ्वी से दूर जा रही हैं जो ब्रह्मांड की शुरुआत में बनी थीं। दूर जाने वाली आकाश गंगाओं के प्रकाश की वेवलेंथ दिखाई देने वाले प्रकाश से इंफ्रारेड प्रकाश में परिवर्तित हो गई हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यूक्लिड इंफ्रारेड डिटेक्टर का प्रयोग कर ब्रह्मांड की इस अनदेखी दुनिया की जानकारी जुटाने में मददगार साबित होगा। यूक्लिड अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के योगदान से ईएसए द्वारा निर्मित और संचालित एक पूरी तरह से यूरोपीय मिशन है। इस मिशन का नामकरण ज्यामितीय ज्योमेट्री के जनक के रूप में प्रसिद्ध प्राचीन यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर किया गया है। लगभग 6.5 करोड़ यूरो की लागत से तैयार यह स्पेस टेलीस्कोप रूसी रॉकेट सोयूज के जरिए 2022 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण ईएसए को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के साथ अपने सभी अंतरिक्ष अनुबंध समाप्त करने पड़े। इसलिए बाद में इसे एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। 1.2 मीटर व्यास के मुख्य दर्पण वाला लगभग 2 टन वजनी यह टेलीस्कोप प्रक्षेपण वाले दिन 1 जुलाई के ठीक 30 दिन बाद पृथ्वी से 50 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L2 में स्थापित हो गया, जहां से यह अपने खगोलीय प्रक्षेपणों को अंजाम दे रहा है। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं का सर्वेक्षण करने के लिए एक वाइड एंगल टेलीस्कोप का उपयोग करके अंधेरे ब्रह्मांड का पता लगाएगा। दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 का सफल परीक्षण। एलन मस्क की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेस एक्स ने 28 जुलाई 2023 को दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया। स्पेस एक्स के फाल्कन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स हैवी रॉकेट ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर 39A से मैक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बड़े उपग्रह जुपिटर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नवंबर 2022 में नासा के आर्टेमिस 1 चंद्रमा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के बाद फाल्कन हैवी वर्तमान में उड़ान भरने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। जुपिटर 3, जिसे इकोस्टार 24 भी कहा जाता है, एक इकोस्टार कंपनी ह्रूजेस का एक उपग्रह है। अगली पीढ़ी के अल्ट्रा हाई डेंसिटी सैटेलाइट के रूप में इसे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपग्रह पहले से ही कक्षा में स्थापित ह्रूजेस जुपिटर उपग्रह फ्लीट में अन्य उपग्रहों में शामिल हो गया है।
जुपिटर 3 एक अति उच्च घनत्व वाला उपग्रह है। इसकी क्षमता 500 गीगाबिट प्रति सेकंड GBps है। जुपिटर 3 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, प्रभावशाली आयाम वाला विशाल उपग्रह है। इसका वजन 2948 किलोग्राम के लगभग है। स्काई रूट ने किया क्रायोजेनिक इंजन धवन-2 का सफल परीक्षण। निजी अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन-2 का 200 सेकंड का सफल परीक्षण 4 अप्रैल 2023 को किया है। हैदराबाद स्थित स्काई रूट ने स्वदेशी रूप से विकसित अपने इस मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण नागपुर में सौर उद्योग प्रणोदक परीक्षण सुविधा केंद्र में किया। कंपनी के अनुसार उसे परीक्षण के प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसने पिछले साल नवंबर में अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनने की उपलब्धि भी हासिल की थी। धवन-2 इंजन स्काई रूट के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन 1KN थ्रस्ट धवन-1 का अपडेटेड वर्जन है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण नवंबर 2021 में किया गया था। सौर मंडल का सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह। 12 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ अब बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। फरवरी 2023 में इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। अब बृहस्पति के पास कुल 92 चंद्रमा हैं। दूसरे स्थान पर शनि है जिसके पास 83 चंद्रमाओं के साथ है। 12 खोजे गए चंद्रमाओं में से 9 चंद्रमा सबसे बाहरी जोवियन 71 चंद्रमाओं में से है जिनकी ऑर्बिट 550 दिनों से अधिक है। 2021 और 2022 में हवाई और चिली में टेलीस्कोप की मदद से इन चंद्रमाओं की खोज की गई है। इन नवीनतम खोजें गए चंद्रमाओं का आकार 0.6 मील से 2 मील, 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का पता लगाने के लिए नासा आने वाले दिनों में यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस SPACE द्वारा हाल ही में अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्देश्य अंतरिक्ष स्टार्टअप को अपने नवीन विचारों को अधिक तेज़ी से लागू करने के योग्य मॉडल में बदलने और अनुसंधान और विकास लागत को कम करने में मदद करना है। रक्षा प्रतिरक्षा। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जून 2023 को भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल में एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किया गया है। यह तकनीकी रूप से उन्नत सिम्युलेटर आत्मनिर्भर भारत पहल के संकेत हैं। इन्फोविजन टेक्नोलॉजीज ARI प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा निर्मित शिप हैंडलिंग सिम्युलेटर को 18 देशों में निर्यात किया गया है। इन्फोविजन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एस्ट्रो नेविगेशन डोम भारतीय नौसेना में अपनी तरह का पहला है। ASWC श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स GRSE द्वारा बनाए जा रहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWC प्रोजेक्ट्स के 8 जहाज़ों में से तीसरा अंजदीप 13 जून 2023 को मैसर्स L&T कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। 29 अप्रैल 2019 को MOD और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, ये मेरे भाई के द्वारा शंख बजाने की प्रैक्टिस हो रही है, कोलकाता के बीच 8 ASWC जहाज़ों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले दिसंबर 2022 में पहला जहाज अर्नाला और मार्च 2023 में दूसरा जहाज एंड्रॉथ लॉन्च किया गया था।
अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 7 जून 2023 को ओडिशा तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के बाद उपयोगकर्ताओं द्वारा आयोजित पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्यता देता है। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि श्रृंखला की ही नई पीढ़ी की मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण जून 2021 में किया गया था। इस मिसाइल का वजन 11,000 किलोग्राम है। वह 2,000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता के साथ कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अग्नि 1 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। भारत ने ओडिशा तट से दूर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 1 जून 2023 को मध्यम दूरी की अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि 1 का प्रक्षेपण, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, का संचालन त्रिसेवा सामरिक बल कमान SFC द्वारा किया गया। परीक्षण में मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। अग्नि 1 भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल पहला और एकमात्र ठोस इंजन आधारित मिसाइल है। टारपीडो वरुणास्त्र का पानी के अंदर लक्ष्य भेदने का सफल परीक्षण। अपने एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत INS मोरमुगाओ से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के 14 मई 2023 के सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय नौसेना में एक और बड़ी उपलब्धि 6 जून 2023 को उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित भारी वजन वाले एक टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NSTL द्वारा विकसित इस भारी वजन वाले टॉरपीडो को समुद्र के देवता वरुण के नाम पर वरुणास्त्र नाम दिया गया। टॉरपीडो का 95% हिस्सा भारत में निर्मित है। 6 जून के परीक्षण में टॉरपीडो के वॉरहेड ने समुद्र में पानी के भीतर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। नौसेना के एक प्रवक्ता के अनुसार युद्धपोत से लॉन्च किए जा सकने वाले इस वर्जन को 2016 में नौसेना में शामिल किया जा चुका है। 1.5 टन वजनी व लगभग 8 मीटर लंबे वरुणास्त्र की रेंज 40 किलोमीटर तक हो सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक 40 नॉट्स 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लक्ष्य को निशाना बना सकता है। नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण नौसेना ने अपने युद्धपोत INS मोरमुगाओ से 14 मई 2023 को किया। परीक्षित मिसाइल ब्रह्मोस ने इस परीक्षण के अंतर्गत अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का यह पहला ही परीक्षण था जिसकी सफलता ने नौसेना की शक्ति को और बढ़ा दिया। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मोस भारत व रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 2.8 मैक अर्थात ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से लक्ष्य तक पहुंचती है। इसे धरती, विमान और जलपोत व पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। भारत अब इस मिसाइल का निर्यात भी कर रहा है। फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ $37.4 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर जनवरी 2022 में किए थे। संशोधक जहाज भारतीय नौसेना के लिए L&T GRSE द्वारा सर्वे वेसल्स लार्ज SVL प्रोजेक्ट का चौथा जहाज संशोधक है, जिसका अर्थ है शोधकर्ता। मिशर्स L&T कट्टुपल्ली चेन्नई में 13 जून 2023 को लॉन्च किया गया। 30 अक्टूबर 2018 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता के बीच 4 SVL जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
वहीं मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग कट्टुपल्ली को उप अनुबंधित किया गया है। इस परियोजना के पहले 3 जहाज़ों संध्यापक, निर्देशक और इच्छक को क्रमशः 5 दिसंबर 2021, 26 मई 2022, 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। सर्वेक्षण पोत संशोधक की लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और विस्थापन क्षमता 3400 टन है। INS मगर भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोतों में से एक INS मगर को मई 2023 में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। इसे नौसेना में 1987 में कमीशन किया गया था। इस पोत ने समुद्र सेतु सहित कई अभियानों, अभ्यासों और मानवीय मिशनों में हिस्सा लिया। MRSAM का सफल परीक्षण। MRSAM का सफल परीक्षण 7 मार्च 2023 को INS विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड में DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित MRSAM के परीक्षण से जहाज-रोधी मिसाइलों को टारगेट करने की क्षमता प्रमाणित हुई है। नवीनतम पुस्तकें। पहला है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एन ऑटोबायोग्राफी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन की है ये। इस आत्मकथा में 1990 से 1995 तक CEC के रूप में उनके कार्यकाल को भी शामिल किया गया है। यह पुस्तक 2019 में शेषन की मृत्यु के 4 वर्ष बाद प्रकाशित हुई है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, ये नीरजा चौधरी की किताब है। स्मोक एंड एशेज, अमिताभ घोष की लिखी हुई किताब है ये। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई की किताब है ये। द पॉवर्टी मेघनाथ देसाई की है। इंडियन राइजिंग, मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, R चिदम्बरम, सुरेश गंगोत्रा की है ये। इंडियन राइजिंग, मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा की है। कृष्णा द सेवेंथ सेंस, देवाशीष चटर्जी कृष्णदेव थे और यहाँ पे देवाशीष से हम कर लेंगे देवाशीष चटर्जी। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड की है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है ये। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये भी रस्किन बॉन्ड की है। याद रखिएगा, गोल्डन ईयर्स और ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन भी रस्किन बॉन्ड की ही लिखी हुई किताब है। हाथी में गर्भ, कालिक कोचरलिन, हाथी में गर्भ, कालिक कोचरलिन। लोक मांझे संगीत मराठी में लिखी हुई पुस्तक है। शरद पवार की आत्मकथा है। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी की है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977, अभिषेक चौधरी की लिखी हुई है ये। मैडम प्रेसिडेंट, द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, संदीप साहू की लिखी हुई है। मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड टू रायसीना हिल, कस्तूरी रे की लिखी हुई है। तो 2 किताब यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू के ऊपर लिखी हुई है। एक है मैडम प्रेसिडेंट संदीप साहू के द्वारा और द्रौपदी मुर्मू कस्तूरी रे के द्वारा। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी है। रिंग साइड, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखी है। नेहरू तिब्बत और चीन, अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखी है। नीलाचदयन अखिल के जो के द्वारा लिखी हुई है। JCB ऑपरेटर और सुबह में अखबार बांटने वाले अखिल के जो को उनकी पुस्तक नीलाचदयन के लिए केरल साहित्य अकादमी ने प्रतिष्ठित वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है।
माई लाइफ एज अ कॉमरेड, शोभना भारतीय व अदिति पाठक। रिफ्लेक्शन प्रसिद्ध बैंकर नारायण वाघुल द्वारा लिखी है। हार्ट फेल्स अ कार्डियक सर्जन पायनियरिंग जर्नी डॉक्टर पी वेणुगोपालन द्वारा लिखी है। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी वेणुगोपालन की इस पुस्तक में इंदिरा गांधी की गोलियों से छलनी शरीर पर किए गए 4 घंटे की क्रिटिकल ऑपरेशन के संस्मरण का उल्लेख है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, डॉक्टर एपीजे एम नसीमा मरकेयार, डॉक्टर वाई एस राजन द्वारा लिखी हुई है ये। अ फूल्स जर्नी सारिका भारद्वाज द्वारा लिखी है। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री सज्जन सिंह यादव द्वारा लिखी है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ये लिखी गई है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबेंडेंट द पुअर मेघना देसाई द्वारा लिखी है। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर कौशिक और आर श्रीधर द्वारा लिखी है। इरफान खान अ लाइफ इन मूवी शुभ्रा गुप्ता द्वारा लिखी हुई है ये। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखी है। इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखी है। अ प्रॉमिस्ड लैंड आत्मकथा है ये बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति की। अ प्रॉमिस्ड लैंड आत्मकथा है बराक ओबामा की। पियरे तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन की लिखी हुई है। मुरुगन ने इस उपन्यास को वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मुरुगन की इस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा डॉक्टर मुनी राम सकलानी द्वारा लिखी है। द ओपीएम ट्रॉफी पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह द्वारा लिखी है। द ओपीएम ट्रॉफी पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त। जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र अरविंद मंडलोई ने लिखी है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना रावत विस्ट ने लिखी है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म विपिन रावत से रिलेटेड। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा ज्योतिमणि और जी बालन ने लिखी है। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा ज्योतिमणि और जी बालन ने लिखी है। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहर ने लिखा है इसे। गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 राजीव मल्होत्रा श्रीमती विजया विश्वनाथन। मिरेकल ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी। आज़ाद आत्मकथा गुलाम नबी आज़ाद ने लिखी है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखी है। स्पेयर प्रिंस हैरी ने लिखी है। स्पेयर ये पूछा भी गया था, प्रिंस हैरी ने लिखी है। गौतम अडानी री इमेजिंग बिजनेस इन इंडिया री इमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड RN भास्कर ने लिखी है। वॉर एंड वुमेन डॉक्टर MA हसन ने लिखी है।